सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईथर। देखो, अगर हम बात करते हैं ईथर के बारे में तो ईथर क्या चीज है। नॉर्मल आप लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा होगा और इसका फॉर्मूला आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा होगा, ROR डैश, यानी जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्किल से पूर्ण होती हो उसे ईथर कहा जाता है। ठीक है, मैं इसको जल्दी से राइट कर देती हूँ यहाँ पर। जब ऑक्सीजन की, आप लोग भी इस चीज को लिख लेना, ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से पूर्ण होती हो उसे ईथर कहते हैं। क्लियर बात। देखो, आपको पता है आपकी जो ऑक्सीजन है इसकी संयोजकता होती है 2। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, मतलब ये 2 बॉन्ड बनाता है। अब ये जो 2 बॉन्ड बना रहा है, अगर ये दोनों के दोनों बॉन्ड किसी एल्किल ग्रुप से बना रहा है तो वो जो स्ट्रक्चर हमारी बन जाती है उसे हम ईथर कहते हैं। बेसिकली आप इसका कंपेयर जो है वो वाटर से यानी जल के अणु से कर सकते हो, क्योंकि जल का अणु जो होता है वो क्या होता है, H2O यानी HOH। अगर हम जल के अणुओं में 2 हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह एल्किल ग्रुप जोड़ दे, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, तो जो संरचना बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ईथर। क्लियर होगी बात। तो ये तो था भाई ईथर किसे कहते हैं। देखो, ईथर की अगर हम बात करें तो इसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि अगर हम इसको सामान्य नाम के अकॉर्डिंग देखें, किस नाम के अकॉर्डिंग देखें, सामान्य नाम के अकॉर्डिंग। एक तो हम देखेंगे सामान्य नाम के अकॉर्डिंग और एक हम देखेंगे IUPAC नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग। देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं सामान्य नाम के अकॉर्डिंग तो इसका नाम हो जाएगा डाई एल्किल ईथर। क्या हो जाएगा इसका नाम, डाई एल्किल। देखो, डाई एल्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एल्किल कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो सामान्य नाम इसका क्या हो जाएगा, डाई एल्किल ईथर। ये तो हो गया इसका सामान्य नाम। और अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। इस तरीके से याद रखना है, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, हम जब सामान्य नाम की बात कर रहे थे तो इन्होंने नाम किस तरीके से दिया है, डाई एल्किल, और ये संरचना ईथर की है तो ईथर। और IUPAC नाम की अगर हम बात करें तो एक इसने एल्किल के साथ ऑक्सीजन को जोड़ के नाम बनाया, यानी एल्कोक्सी, एल्किल प्लस ऑक्सीजन एल्कोक्सी बना, और एक आ गया आपका एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, एल्कोक्सी एल्केन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो आपको दोनों ही ध्यान में रखना है। अगर आपने ये दोनों चीजें याद रख ली ना तो आपको ईथर की किसी प्रकार की संरचना मिल जाए आप इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक बातें बताई है। अब बात आती है कि जो हम ईथर के बारे में स्टडी करते हैं वो ईथर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका सम्मित ईथर, एक होता है आपका असम्मित ईथर। कई बुक में दे रखा है सम्मित को सरल ईथर भी बता रखा है और असम्मित को मिश्रित ईथर भी बता रखा है। तो दोनों नाम सही है, दोनों गलत, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। सबसे पहला नाम जो मैंने बताया है वो कौन सा है, एक तो मैंने कहा सम्मित ईथर। अब आप बोलोगे कि मैम ये सम्मित ईथर क्या चीज है, एक बार देखो इसको बताते हैं। या फिर इसको कहा जाता है सरल ईथर। एक तो हो गया सम्मित ईथर या फिर इसे कहा जाता है सरल ईथर। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका असम्मित ईथर। दूसरा पॉइंट क्या है, असम्मित ईथर। या फिर इसका एक और नाम ये है कि इसे कहा जाता है मिश्रित ईथर। क्या कहा जाता है इसे, मिश्रित ईथर
पहले अपने सममित ईथर की बात करते हैं। देखो सममित का मतलब क्या होता है। सममित यानी अगर किसी को बीच में से काटा जाए तो वो बराबर हिस्सों में बटे, है ना। अब असममित मतलब अगर किसी चीज को अगर बीच में से बांटा जाए या काटा जाए, जो भी किया जाए, वो दो बराबर हिस्सों में ना बटे, वो असममित होता है। तो सममित असममित में अंतर तो आपको नॉर्मल पता लग गया, लेकिन सरल और मिश्रित भी क्यों है इसका नाम, ये भी देख लो। देखो अगर अपने बात करते हैं ईथर के फॉर्मूले की, तो ईथर के फॉर्मूले में क्या होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होता है, यही आपने पढ़ा है। अगर बीच में ऑक्सीजन हो और दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप हो, अगर वो दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो तो उसे हम बोलते हैं सममित ग्रुप। कहने का मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ रहा है, अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है तो वो आपका सममित है। देखो नॉर्मल सी बात है, इसको अगर आप बीच में से काटते हो या हिस्सा करते हो तो आप देखोगे दोनों तरफ बराबर आपको एल्किल ग्रुप मिल रहे हैं, तो इनमें से सममित ईथर है, ये सरल ईथर है। लेकिन असममित ईथर कौन से हो जाएंगे, असममित ईथर वे ईथर हो जाएंगे जब हमारा ऑक्सीजन जो है वो दोनों तरफ जिस कार्बन से जुड़ा हो, दोनों तरफ जुड़े हुए कार्बन की संख्या अगर अलग अलग हो तो वो असममित ईथर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया C2H5 और मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3, तो अब आप देख सकते हो इधर कार्बन की संख्या 1 है, इधर कार्बन की संख्या 2 है। इट मीन्स अगर आप इसको बीच में से हिस्सा करते हो तो एक तरफ आपको 2 कार्बन संख्या मिलेगी, एक तरफ आपको 1 कार्बन संख्या मिलेगी। इट मीन्स ये आपका असममित हुआ, या फिर ये आपका मिश्रित ईथर भी कहलाता है। क्लियर बात। अब बात आती है भाई इन दोनों का नाम क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया IUPAC नाम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन, यानी एक के साथ तो ऑक्सीजन को जोड़ दो, यानी ये मैथिल है, मैथिल के साथ ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी, और ये आपका क्या हो जाएगा, मेथेन। IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। अगर हम इसके सामान्य नाम की बात करते हैं तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मैंने आपको कहा था आपको कार्बन की संख्या कितनी गिननी है, कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ। सेम मैथिल ग्रुप यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। तो 2 के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, डाई, डाई आ जाएगा। लेकिन डाई शब्द हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, कौन सी चीज 2 बार आ रही है, मैथिल समूह 2 बार आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, डाई मैथिल ईथर। क्या हो जाएगा इसका नाम, डाई मैथिल ईथर। ठीक है, तो ये दोनों नाम ही सही है, बट ध्यान रखना है ये IUPAC और ये आपका सामान्य नाम है। चलो फिर इस पे आ जाते हैं। तो पहले हम क्या कर देना है, ऑक्सीजन जोड़ देना है। देखो जो छोटा वाला ग्रुप होगा ना उसके साथ ऑक्सीजन आपको जोड़ना है। ठीक है, ये बड़ा वाला हो गया, इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, यहाँ कार्बन की संख्या कम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथॉक्सी एथेन। क्लियर बात। तो ये हो गया आपका IUPAC नेम। तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो हमारे मैथिल ग्रुप थे, सेम थे दोनों तरफ ग्रुप, तो जब कोई भी समूह एक से ज्यादा बार यानी अपने बोल सकते हैं 2 बार आ जाए और अगर वो समान हो तो भी हम डाई शब्द यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रुप सेम नहीं दिख रहा आपको, एक तरफ आपको 2 कार्बन यानी एथेन दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ आपको 1 कार्बन यानी मेथेन दिखाई दे रहा है। क्लियर बात है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल ईथर। क्लियर बात, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मैथिल ईथर। अब आप बोलोगे कि मैम आपने मैथिल पहले क्यों नहीं लिखा, एथिल पहले क्यों लिखा। तो IUPAC या फिर अपने कभी भी कोई नामकरण पढ़ते हैं तो एक रूल फॉलो करते हैं कि जो आपका ए वाला शब्द है ना, यानी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो अक्षर पहले आता है उस वाले नाम को पहले लिखा जाता है, और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो अक्षर बाद में आता है उससे रिलेटेड नाम को बाद में लिखा जाता है। क्लियर बात। तो इसलिए इसको मैंने इस तरीके से लिखा है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो सममित ईथर और असममित ईथर, देखो अगर हम इसके और भी एग्जाम्पल्स की बात करें तो कोई जरूरत नहीं, वैसे तो फिर भी अपने पढ़ लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5O C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो बहुत इजी है। अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें ना तो हमें ऑक्सीजन किसी भी एक के साथ जोड़ देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो एथिल प्लस ऑक्सी, एथॉक्सी। क्या बन जाएगा, एथॉक्सी, एथॉक्सी। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बच जाता है, एथेन, एथॉक्सी एथेन। क्लियर बात, क्या बन गया, एथॉक्सी एथेन।
लेकिन यहीं पर अगर हम इसके सामान्य नाम की बात करते हैं तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास दोनों तरफ एथिल ग्रुप है, सेम ग्रुप है, साथ में 2 बार आया हुआ है, तो हम 2 बार के लिए तो डाई शब्द यूज करेंगे, और क्या है एथिल है तो क्या आ जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ये हो जाएगा इसका नाम। क्लियर बात है। हम चाहे तो यहाँ पर भी कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया CH3O अपने C3H7 लिख के इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, CH3, ठीक है। मैंने यहाँ पर दोनों कार्बन को एक साथ लिख दिया था, मैंने आप इसको चेन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, तो डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे आपको। तो देखो यहाँ पर अब अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो इसके नाम में देखो, एक तो आपको क्या करना है, छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन जोड़ देना है, यानी अपने को ये क्या बन जाएगा इसका नाम, आईयूपीएसी, थोड़ा गैस करो, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। और जब 3 कार्बन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द आता है, और प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए एन शब्द आता है, यानी ये हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी प्रोपेन। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर मेथॉक्सी प्रोपेन। मैं आपको होमवर्क के लिए भी एक क्वेश्चन दूंगी और आप लोग कमेंट करके मुझे बताना जरूर। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर हम इसके सामान्य नाम की बात करते हैं तो सामान्य नाम में आपको पता है आपका ये हो जाएगा, ये तो है आपका प्रोपिल, ये हो जाएगा आपका मैथिल, और ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये एथिल ग्रुप को शो कर रहा है तो ईथर, ठीक है। तो अब आता है कि मैथिल पहले आएगा या प्रोपिल पहले आएगा, तो देखो नॉर्मल सी बात है, एम जो है आपका 13 पे आता है, पी आपका 16 पे आता है, तो अपने को सबसे पहले क्या लिखना है, मैथिल लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है। अब आप बोलो कि मैम हमें इंग्लिश में अल्फाबेट याद थोड़ा ना कि कौन से कितने नंबर पे आता है, चलो याद ना भी हो पर आपको ये आइडिया तो लग जाता है ना कि ये पहले आता है और ये बाद में, ठीक है, बस वो जरूरी है, और इतना तो आपको याद ही होगा आई गेस, बहुत इजी चीज है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल प्रोपिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथिल प्रोपिल ईथर। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद खुद भी आप नेम की प्रैक्टिस करके देखना, बहुत इजी नेम है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि नामकरण करते कैसे हैं। ये जो स्टार्टिंग स्टेप बताए थे ना, इसको अगर ध्यान रखोगे तो सारे नाम आप कर लोगे, इजीली कर लोगे। क्लियर बात। तो अब जो है मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ जल्दी से। तो अब हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशंस किस तरीके से है, बहुत ही इजी है। देखो, जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं समान एल्किल समूह से पूर्ण होती है, जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं समान एल्किल समूह से पूर्ण होती है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, सममित ईथर बोलेंगे। इसे अपने क्या बोलते हैं, इसे अपने बोलते हैं सममित ईथर। आई थिंक बहुत इजी है, डेफिनेशन भी आपको समझ आ गया होगा। क्लियर बात। अब बात आती है असममित ईथर किसे कहते हैं, जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं अलग अलग एल्किल समूह से पूर्ण होती है। यही चीज मैंने सेम लिखी है कि दोनों संयोजकताएं अलग अलग एल्किल समूह से पूर्ण होती है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, असममित ईथर बोलेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो देखो यहाँ पर अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से ईथर का निर्माण किया जाता है, यानी किन किन के बीच हम रिएक्शन करवाएं कि हमारे ईथर का निर्माण हो। क्लियर बात। तो अभी तक आपको पता है ऑर्गेनिक के अंदर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारा यही तरीका रहता है, सबसे पहले उसके बारे में बेसिक बातें कर ली, उसका नाम पढ़ लिया, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कैसे कैसे हम ईथर का निर्माण करेंगे, किन किन के बीच अभिक्रियाएं करवाएं कि हमारा वो प्रोडक्ट बने। नेक्स्ट बनाने की विधि के बाद सबसे लास्ट में जो हमारा टॉपिक आता है वो आती है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो मैं भी आपका ये 1-2 दिन का और चैप्टर है और ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जो है ऑर्गेनिक का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रेस कर देती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बारे में बात करेंगे। देखो, कुछ रिएक्शंस जो होती है ना वो रिपीट होती हैं, कई रिएक्शंस ऐसी है जो रिपीट होती है और अब भी कई रिएक्शंस रिपीट होंगी। तो आप देखना ध्यान से कि कौन कौन सी रिएक्शंस जो है रिपीट होती है।
पीछे आपने अल्कोहल वाला टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो अल्कोहल की जो हमने विचलन के क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी, उनके कुछ अपने रिएक्शन देखे थे जिसमें ईथर का भी निर्माण हो रहा था। तो वही रिएक्शन यहाँ पर रिपीट होने वाला है अभी, तो देखना यहाँ पर बहुत ध्यान से। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिया था आपको, सच्ची यहाँ पे मैंने एक होमवर्क का आपको क्वेश्चन दिया था, आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। तो होमवर्क के क्वेश्चन में था क्या, मैं इसको लिख देती हूँ। ये क्या है, आपको इसका IUPAC जो नेम है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे ये तो रियलाइज हो कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसका नेम आप बताओगे मुझे, बहुत इजी नेम है, IUPAC नेम भी बताना और सामान्य नाम भी बताना है। ठीक है, तो अब मैं रेस कर देती हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। तो देखो यहाँ पर अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, कि ईथर बनाने की विधियां। ठीक है, अब ईथर निर्माण की विधियां, या फिर अपने बोल सकते हैं ईथर विरचन की विधियां। तो किस तरीके से हम ईथर का निर्माण करेंगे, इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा विरचन की विधियों में, सबसे पहले मैं लूंगी अल्कोहल को। किसको लूंगी, अल्कोहल को। अल्कोहल यहाँ पे ले लेती हूँ मैं CH3CH2OH। ठीक है, ये मेरे पास है अल्कोहल। यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया अल्कोहल की। ठीक है, अब मैं इसके 2 रिएक्शन दिखाती हूँ आपको। एक तो मैं रिएक्शंस करवाऊंगी इसको सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में। फर्स्ट टाइम भी मैं इसको सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, सेकंड टाइम भी मैं इसको सांद्र H2SO4 के साथ ही रिएक्ट करवाऊंगी। फिर आप बोलोगे कि मैम जब आप दोनों टाइम सांद्र H2SO4 से रिएक्ट करवाओगे तो हमारा प्रोडक्ट अलग अलग थोड़ा ना बनेगा। रुको, अभी एक चीज और सुनो कि अगर हमने इसमें यौगिक जो है दोनों का जो प्रेजेंस है वो सेम ले लिया, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर अलग अलग कर देती हूँ, एक बार मैं टेम्परेचर दूंगी 473 केल्विन 43 केल्विन, और एक बार मैं टेम्परेचर दूंगी 413 केल्विन, तो देखना यहाँ पर होता क्या है। देखो आपको पता है, पीछे आपने पढ़ा है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। ठीक है, अल्फा कार्बन से जाएगा OH, बीटा कार्बन से जाएगा H। अगर एक अल्फा से OH और एक बीटा से H जाएगा तो वाटर का मॉलिक्यूल गया। तो दो यहाँ पर 2 कंपाउंड है, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। आप बोलोगे कि मैम इजी सी बात है, 2 ही तो निकलेंगे ना। तो यहाँ पर हमारे कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, 2। अब यहाँ से CH2OH में से आपने OH निकाल लिया और CH3 में से आपने H निकाल लिया, यानी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, CH2 ही बचेगा। और CH2 जो है वो आपस में डबल बॉन्डेड होते हैं, इस तरीके से बंध बनाते हैं। बात आती है हम यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, तो 2 ही हमारे पास एथीन बनेंगे और 2 ही हमारे पास जल का अणु बनेगा। क्लियर होगी बात। तो ये तो था कि अगर आपने अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म किया, कितना गर्म किया, 443 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म किया, तो बन गया आपका एथीन और जल। 2 एथीन बनेगा, 2 जल बनेगा। अब बात आती है कि अगर हमने इसकी रिएक्शन सांद्र H2SO4 से करवाई, लेकिन टेम्परेचर जो है अब मैंने पहले की तुलना में कम रखा है, यानी 413 केल्विन रखा है, तो होगा क्या, यहाँ पर इसमें से भी जल का अणु बाहर निकलेगा। लेकिन कितने जल के अणु बाहर निकलेंगे, सिर्फ एक जल के अणु। ठीक है, देखो यहाँ पर CH3 के भी 2 है, CH2 के भी 2 है, OH के भी 2 है। अगर मैं OH के 2 में से एक OH पूरा ले लेती हूँ और दूसरे OH में से सिर्फ एक H लूंगी, तो जल का अणु बाहर निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है। दोबारा सुनना, ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास CH3 CH2 OH के 2-2 का मतलब 2-2 यौगिक है, ये पूरा कंपाउंड ही मेरे पास डबल है। ठीक है, तो अब ना इसमें जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, और ईथर का निर्माण होगा तो इट मीन्स इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। यानी कहने का मतलब हुआ क्या, CH3 आ गया, CH2 आ गया, लेकिन OH जो 2 बार था ना उसमें से सिर्फ एक ऑक्सीजन आया है, एक हाइड्रोजन और एक OH जो है वो बाहर निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में, वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और CH2 CH3 ये डबल बार है, तो एक बार तो आ गया था, दूसरी बार भी आ गया, तो ये बन गया मेरे पास ईथर।
और ये ईथर कौन सा ईथर बना है आपके पास, सममित ईथर बना है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ जो हमारे पास कार्बन की संख्या है या एल्किल ग्रुप है वो दोनों बिल्कुल सेम है, तो अभी हमने पढ़ा था वो सममित ईथर कहलाता है, ठीक है। तो ये नाम तो आपको पता ही है, पीछे इस तरीके से हम पढ़ के आई हैं अभी तक। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट जो था वो क्या था, अल्कोहलों से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, अल्कोहलों से। किसका निर्माण किया आपने, ईथर का, अल्कोहलों से ईथर का आपने निर्माण किया। देखो अल्कोहलों से तो हमने कर दिया, अब जो सेकंड पॉइंट है वो किससे हम करेंगे। देखो सेकंड पॉइंट जो है वो एक नेमिंग रिएक्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है विलियम ईथर संश्लेषण। इसका नाम क्या है, विलियम ईथर संश्लेषण। देखो विलियम ईथर संश्लेषण में भी हम किसका निर्माण कर रहे हैं, अल्कोहल का, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है विर्चन की विधियां। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पर विलियम ईथर संश्लेषण में होगा क्या। देखो एक तो आपको लेना है इस तरीके से अल्कोहल, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या लेना है, अल्कोहल लेना है, और इसकी रिएक्शन आप करवाओगे किसी भी सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड यानी आर, यहाँ पर हम अल्कोहल नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे हेलो एल्केन, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर हम क्या लेंगे, हेलो एल्केन, क्या लेंगे, हेलो एल्केन। जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड यानी RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किन प्लस ऑक्साइड एल्कोक्साइड, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ से आपका जो NaX है वो बाहर निकल जाएगा। एक बंद यहाँ से टूटा, एक बंद यहाँ से टूटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अगर ये दोनों बाहर निकल जाएंगे तो बचा क्या आपका अल्कोहल, ROR, बाहर क्या निकल गया, NaX। क्लियर होगी बात। अपने को एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एल्किल हैलाइड में मैं ले लेती हूँ CH3CH2Cl, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुत इजी नाम है, इसका हो जाएगा एथिल क्लोरोएथेन, ठीक है। तो प्लस में इसकी रिएक्शन मैं करवा देती हूँ इस तरीके से CH3 और यहाँ पर लिख देती हूँ ONA, ठीक है। जब इन दोनों के बीच रिएक्शन करवाएंगे ना, होगा क्या, देखो यहाँ से आपका जो Cl है ये बाहर निकलेगा और यहाँ से आपका जो सोडियम है ये बाहर निकलेगा, किसकी फॉर्म में, NaCl की फॉर्म में। अब ये दोनों बाहर निकल जाएंगे तो ये ग्रुप कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इसके आगे जाके जुड़ जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, ईथर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पर आ जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब ये कैसा ईथर है, ये आपका एक असममित ईथर है, क्योंकि दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग है। अब इसका नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि यही मैंने होमवर्क के लिए पूछा आपसे, ठीक है। तो इसका नाम भी आप खुद ही बताओगे मुझे, क्योंकि सेम हो गया बिल्कुल। तो ये इसका नाम आप बताओगे। अब ये तो था सेकंड पॉइंट जिसमें हम विलियम ईथर संश्लेषण करते हैं, बिल्कुल इजी है। एल्किल हैलाइड लेते हैं, यानी मैंने यहाँ पे एथिल क्लोराइड ले लिया। जब एथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम इस कंपाउंड से करवाते हैं, वैसे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम तृतीयक बेंजोक्साइड, क्योंकि ये संरचना तृतीयक वाली है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपने पढ़ा होगा। जब कार्बन तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा है तो वो 3 डिग्री है, जब कार्बन दो तरफ कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री है, जब कार्बन एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इतने वाले कंपाउंड का नाम बता रही हूँ मैं, सोडियम तृतीयक बेंजोक्साइड, क्योंकि 4 कार्बन है तो 4 के लिए बेंजीन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो बेंजोक्साइड। क्लियर बात। देखो एक एक चीज जो है बताने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोग भी अच्छे से इस चीज को मतलब क्या करो कवर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अल्कोहलों से कैसे निर्माण करते हैं ईथर का, ये भी मैंने आपको बता दिया। विलियम ईथर संश्लेषण से भी मैंने आपको बता दिया। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है एनिसॉल का निर्माण। अब बात आती है कि एनिसॉल क्या है, एनिसॉल का निर्माण। देखो एनिसॉल का निर्माण अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनिसॉल होता क्या है। एनिसॉल क्या होता है
कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर, ये हो गया मेरे पास बेंजीन रिंग, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 जुड़ जाता है, जिसे अपने मेथॉक्सी बेंजीन बोल सकते हैं, इसी संरचना को एनिसोल कहा जाता है। ठीक है, इसी संरचना को क्या कहा जाता है? एनिसोल। अगर सिर्फ CH3 होता, O नहीं होता, तो इसे अपने क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास है एनिसोल। अब बात आती है कि एनिसोल का निर्माण कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो एनिसोल का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ले लेते हो फिनॉल। क्या लेते हो? फिनॉल। फिनॉल से तो आप लोग अच्छे से वाकिफ हो चुके हो कि फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH। अब फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले हम करवाते हैं NaOH से, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो होगा क्या? यहाँ से जाएगा आपका H और यहाँ से जाएगा आपका OH। किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? वाटर की मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यानी क्या बाहर निकल गया? -H2O। तो क्या बन गया? देखो ये रिएक्शन आप पीछे कई बार देख चुके हो। तो क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। आपको पता है इस पे प्लस आता है, इस पे माइनस, फिनॉक्साइड आयन बनता है। ठीक है, अब ये आपके पास बन चुका है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन आपका बना है, अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? इसकी रिएक्शन करवाते हैं एथिल क्लोराइड से। किसी भी आप ले सकते हो, किसी भी एल्किल क्लोराइड ले सकते हो, चाहे आप एथिल लो, चाहे मैथिल लो, चाहे प्रोपिल लो। चलो मैं इजी से ले लेती हूँ, मैंने ले लिया। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम मैथिल क्लोराइड से। किससे करवाते हैं? मैथिल क्लोराइड से। जैसे मैं इसकी रिएक्शन मैथिल क्लोराइड से करवाऊंगी, अब तो समझ आने लग गया होगा होता क्या है। ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस के साथ, प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। यानी यहाँ बाहर क्या निकल जाता है? यहाँ पर आपका बाहर निकलता है NaCl। यहाँ पर एक तो बॉन्ड यहाँ से टूटता है और एक बॉन्ड यहाँ से टूटता है, तो बाहर क्या निकलेगा आपका? NaCl। लिख देती हूँ यहाँ पर -NaCl आपको बाहर निकल गया। तो फिर हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा? बेंजीन रिंग के ऊपर तो पहले से ही O था, बस आ गया यहाँ पर H3 बन गया एनिसोल, या फिर इसको कहा जाता है मेथॉक्सी बेंजीन। इसको क्या कहा जाता है? मेथॉक्सी बेंजीन भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी रिएक्शंस आपको समझ आ गई होंगी। मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर देती हूँ, बहुत इजी रिएक्शंस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या, अल्कोहलों से जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपके पास अल्कोहल है। अल्कोहल से अगर हम H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो होता क्या है? हमने इतना ज्यादा ताप दिया कि इसमें से जितने भी जल के अणु निकल सकते थे वो सारे के सारे बाहर निकल गए। ठीक है, यहाँ 2 जल के अणु निकल सकते हैं, तो 2 जल के अणु निकल गए। 2 से ज्यादा तो नहीं निकल सकते ना, क्योंकि कंपाउंड ही आपने 2 लिया है, तो हद करके 2 ही जल के अणु निकल सकते हैं। यहाँ से 2 जल के अणु निकल गए और यहाँ पर आपका क्या बन गया? एथीन बन गया। क्लियर बात है। अब बात आती है कि आपने क्या किया? टेम्परेचर को कम कर दिया। उपस्थिति तो सामने H2SO4 की रखी, लेकिन आपने क्या किया? टेम्परेचर कम कर दिया। अब देखते हैं कि टेम्परेचर कम करने पर कितने जल के अणु निकलते हैं। तो आपने जैसे टेम्परेचर कम किया तो आपने देखा इसमें से सिर्फ 1 जल का अणु निकलता है और बाकी जो है वो ईथर की फॉर्म में, एक सममित ईथर की फॉर्म में जुड़ जाते हैं। क्लियर बात। अब नेक्स्ट है विलियम ईथर संश्लेषण, जो कि एक नेमिक रिएक्शन है और आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एक कॉपी आपने लगा ली होगी और उसमें आपने लिखे भी होंगे। ठीक है, तो विलियम ईथर संश्लेषण में होता क्या है? जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं तो NaX जो है वो तो बाहर निकल जाता है और हमारे पास ईथर का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड लेके ये रिएक्शन दिखा दिया आपको, और इसका जो नाम है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब देखो उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास एनिसोल, और एनिसोल का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3। देखो ये भी एक ईथर ही हुआ ना, ये जो आपका बेंजीन है ये भी एक एल्किल ग्रुप है, ये जो आपका CH3 है ये भी एक एल्किल ग्रुप है, ये R हुआ, ये R हुआ, बीच में ऑक्सीजन, इट मींस ये भी एक ईथर है ना। तो हमें एनिसोल का निर्माण करना है, और एनिसोल का निर्माण हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन हम करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे ही दोनों के बीच रिएक्शन करवाएंगे सबसे पहले जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ऐसी रिएक्शन हम कई बार पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि ये अमल है, ये क्षार है, अमल क्षार रिएक्शन करके जल का अणु बाहर निकालते हैं। जल का अणु बाहर निकल जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? सोडियम जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन।
जो सोडियम फिनोक्साइड आयन बना है इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं मेथिल क्लोराइड से। आप एथिल भी ले सकते हो, आइसोप्रोपिल भी ले सकते हो। फिलहाल एनिसोल की बात चल रही है तो एनिसोल का फॉर्मूला CH3 है, तो हमें एक ही कार्बन लेना है यानी मेथिल ही लेनी है। क्लियर बात, आपने ले लिया CH3Cl। जब इनके बीच रिएक्शंस करवाते हो तो आपका बन जाता है मेथॉक्सी बेंजीन। क्लियर बात, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आज मैंने काफी टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। जितने टॉपिक्स कवर करवाए हैं इनको अच्छे से रिवाइज करना, और मेरे जो भी मैं डाउट पूछती हूँ या मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर जरूर दिया करो। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा पढ़ाया उनको समझ आ रहा है। तो आप लोग कमेंट क्या करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक क्या करो। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।